विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, संसदीय समितियां कर रहे थे। उसमें क्या कर रहे थे? संसदीय समितियां। संसदीय समितियों में हमने दो प्रकार की समितियां पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी स्थायी समितियां, जिनको बोलते थे स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर हमने कई प्रकार की समितियां पढ़ चुके हैं। और दूसरे प्रकार की जो समिति होती है वो होती है एडहॉक कमिटीज। क्या होती है? इनको बोलते हैं तदर्थ समितियां। क्या बोलते हैं? तो अब हमने करना है तदर्थ समितियों पे। तो मैंने कहा तदर्थ, कई बार क्या होता है कि स्टैंडिंग कमिटी से क्वेश्चन नहीं पूछता, तदर्थ समितियों से क्वेश्चन पूछता है, डॉक कमिटी से क्वेश्चन पूछता है। किस प्रकार का होता है? कॉमन क्वेश्चन तो यही होता है कि संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, या प्रवर समिति, लोकसभा की प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तदर्थ यानी अस्थायी, तदर्थ मतलब अस्थायी समितियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर एक, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। दूसरी होती है किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति। दूसरा प्रकार जो होता है इसका, वो होता है किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति। तो जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति से होती है। इसको बोलते हैं सिलेक्ट कमिटी। प्रवर समिति को बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी, या बोलते हैं ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। संयुक्त प्रवर समिति को बोलते हैं ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। तो मैंने कहा सेलेक्ट कमेटी से जब क्वेश्चन बनेगा तो दोनों की अलग अलग सेलेक्ट कमेटी होती है, लोकसभा की अपनी होती है, राज्यसभा की अपनी होती है। और जो संयुक्त प्रवर समिति होती है दोनों की एक ही होती है। ठीक है? तो सदस्य पूछता है कितने सदस्य होते हैं। पहले, प्रवर समिति तदर्थ समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं, तब उन समितियों को क्या बोलते हैं? प्रवर समिति बोलते हैं। किंतु जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से समिति का गठन करते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर समिति में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, जबकि संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन बनता है संयुक्त प्रवर समिति से, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं जी? 45 होते हैं। 30 लोकसभा से होते हैं, 15 राज्यसभा से होते हैं। 30 लोकसभा से और 15, और अगर लोकसभा अपनी प्रवर समिति बना रही हो तो अधिकतम 30, राज्यसभा अपनी प्रवर समिति बना रही हो तो अधिकतम 30। और क्यों बनाती हैं ये समितियां, प्रवर समितियां क्यों बनती हैं? किसी विधेयक पर विचार करने के लिए, किसी भी बिल पर विचार करने के लिए बनाई जाती है। प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर अथवा सदन द्वारा नियत अवधि के अंदर प्रस्तुत करनी होती है। 3 महीने मैक्सिमम होते हैं। कितने? 3 महीने मैक्सिमम। ठीक है? दूसरे प्रकार की जो समिति होती है वो किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति। संसद सदस्यों की मांग पर किसी विशिष्ट मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए अलग अलग या संयुक्त रूप से समितियों का गठन अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदन अलग अलग समितियों का गठन करते हैं तो उसमें सदस्यों की संख्या 30-30 होती है। और जब संयुक्त समिति का गठन किया जाता है तो उसमें 45 होती है। 45 में से 30 सदस्य लोकसभा के, 15 सदस्य राज्य। बिल्कुल वैसा ही होता है, प्रवर और संयुक्त प्रवर जैसा होता है। इसी प्रकार की समितियों का गठन सर्वप्रथम 1951 में मुदगल के आचरण की जांच करने के लिए किया गया था। मुदगल सांसद थे, उनके आचरण की जांच करने के लिए किया गया था। अब तक गठित संयुक्त संसदीय समिति या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोलते हैं इसको, जेपीसी। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, सॉरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संयुक्त संसदीय। वो उधर बोलते हैं हम ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, इधर बोलते हैं हम जेपीसी। जब हम संयुक्त प्रवर समिति बोलेंगे तब हम बोलेंगे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, और जब हम बोलेंगे संयुक्त संसदीय समिति तब हम बोलेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। आज तक कौन कौन सी जेपीसी बनी है, यहां से क्वेश्चन बने हैं। पहले बने हैं जब बोफोर्स तोप का मामले पर क्या हुआ, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी है ना, उनके समय में बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था। तो फिर 1987 में बी शंकरानंद समिति बनी थी, जेपीसी। कौन सी? बी शंकरानंद समिति। उसके बाद एक मृधा समिति बनी थी जब हर्षद मेहता ने शेयर घोटाला कर दिया। द ग्रेट बुल हर्षद मेहता। बुल बोलते हैं तिजड़िए को, बियर बोलते हैं मंदड़िए को। जो शेयर मार्केट में क्या करता है, शेयरों के रेटों को उछाल ले आता है उसको बोलते हैं बुल, और जो क्या करता है नीचे ले आता है उसको बोलते हैं बियर। तो बियर एंड बुल जो होता है वो शेयर मार्केट में यूज किए जाते हैं ये शब्द। तो द ग्रेट बुल कौन?
सबसे बड़ा जो बुल हुआ वो कौन हुआ? हर्षद मेहता, शेयर घोटाला। तो उस पर मृधा समिति बैठी थी। क्या बैठी थी? मृधा समिति बैठी थी। ठीक है। अब सेबी का गठन मेरे ख्याल से उसी के आसपास का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन देखिए कब का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तब चेते कान सबके, जब घोटाला हो गया तब पता चला भाई ऐसा भी होता है, तब सेबी स्ट्रिक्ट हो गई बहुत ज्यादा, है ना। त्रिपाठी समिति, अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश मणि त्रिपाठी थे, 2001 में बनी थी। केतन पारिक शेयर घोटाला, केतन पारिक में था एक शेयर घोटाला करने वाला। कब बनी थी सेबी? हाँ 1988 में बन गई थी, लेकिन मैंने कहा कि फिर भी घोटाले हुए, तब तक कार्य करने की वो अनुभव नहीं था, तब स्ट्रिक्ट हुई। मैंने कहा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पवार समिति, अध्यक्ष शरद पवार, 2003 में बनी थी। शीतल पेयों में कीटनाशक के मामले में पता चला था बीच में कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होते हैं? कीटनाशक होते हैं। क्या होते हैं? कीटनाशक होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। तो उसकी जांच के लिए बनी पवार समिति, शरद पवार उसके अध्यक्ष थे 2003 में। फिर चाको समिति बनी थी भाई, पीसी चाको इसके अध्यक्ष थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनी चाको समिति, पीसी चाको इसके अध्यक्ष थे। ये कई बार उस समय क्वेश्चन बने थे, ठीक है, 2011 के आसपास। फिर गणेश सिंह समिति, गणेश सिंह इसके अध्यक्ष, 2016 में बनी। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर जांच के लिए बैठी जेपीसी। लैंड एक्विजिशन बिल एक्ट जो पास हुआ था, जिसमें बोला गया था क्या कि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। हाईवे जा रहा है, अगर आप शहर में हो तो आपको आपके सर्किल रेट का डबल मिलेगा, और अगर आप गांव में हो तो आपको आपके सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 गुना। और रेलवे जा रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे, खेत थे लोगों के बीच में, 4 गुना मिला। बंजर थे, मगर क्या, जो सर्किल रेट रहा होगा उसका 4 गुना मिला। ठीक है। या जो हाईवे जहां जहां से गया, नेशनल हाईवे, वहां पर क्या, अगर किसी का मकान दुकान जो भी आ रही है तो उन लोगों को क्या मिला? मुआवजा मिला उसको। ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं भाई। नियम 377 होता है, नियम 388 होता है, एक नियम 184 होता है, नियम 193 होता है, नियम 115 होता है। प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर लिखने के लिए आ गया क्या, नियम 377 क्या है? इस नियम के तहत अवशेषी मामलों को उठाने का प्रावधान किया गया। बचे हुए जो मामले अब कैसे उठाए जाएंगे, तो नियम 377 के तहत उठाए जाएंगे। अतः जो मामले प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों द्वारा नहीं उठाए जा सकते, यही लिखना पड़ेगा मेंस में। क्या? जो मामले प्रश्नकालीन प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों या ध्यानाकर्षण प्रस्तावों द्वारा नहीं उठाए जा सकते, उन्हें नियम 377 के तहत उठाया जाता है। किसके तहत? नियम 377 के तहत उठाया जाता है। इसके अंतर्गत लोक महत्व के मामलों, लोक महत्व के मामलों तथा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों को उठाया जाता है। कोई मामला इस नियम के तहत उठाने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? नियम 377 के तहत मामला सर्वप्रथम 14 मई 1966 को उठाया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मामला ये उठाने लायक है या नहीं, ये कौन तय करेगा? आंसर अध्यक्ष करेगा। क्लियर हो गया? नियम 388, रूल 388। इस नियम के तहत यह प्रावधान है कि सदन के सारे नियमों को किनारे करके किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे नियमों को किनारे करके किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। यह नियम उस दौरान चर्चा में आया था जब अगस्त 2011 में अन्ना हजारे द्वारा जन लोकपाल विधेयक के लिए बहुचर्चित अनशन जारी था। अन्ना हजारे नाम सुना होगा आपने, 2011 में छोटे रहे होंगे आप, बट हम लोगों ने इनका आंदोलन देखा है। इन्हीं के शिष्य थे कौन? केजरीवाल, जो आज क्या है, दिल्ली के सीएम हैं। ठीक है। उसी मंच पर देखा था हमने एक दुबला पतला व्यक्ति, सुना था हमने कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस से क्या है। फिर आम आदमी पार्टी बनी, झाड़ू चुनाव चिन्ह बना। फिर दो बार सत्ता पे आसीन हुए कौन? केजरीवाल जी। ठीक है। नियम 184 भाई, रूल 184। इस नियम के तहत संसद में जनहित के मामलों पर बहस की जाती है। नियम 184,
जनहित के मामलों पर बहस की जाती है। नियम 184 के तहत बहस के पश्चात मतदान भी कराया जाता है, अतः सरकार इस नियम के तहत चर्चा कराने से बचना चाहती है। क्या करना चाहती है? बचना चाहती है। नियम 193, अगला इंपॉर्टेंट है नियम 193। इस नियम के तहत सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सदन का कोई सदस्य अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है। इस नियम के अंतर्गत चर्चा के उपरांत मत विभाजन का प्रावधान नहीं है। मत विभाजन का प्रावधान नहीं है नियम 193 में, ठीक है। अब नियम 184 से क्यों बचती है? अरे भाई सरकार गिर भी तो सकती है, वहां मतदान होता है 184 में, 193 में मतदान नहीं होता है। 184 में अगर मतदान हो गया और वो पास हो गया तो समझ लो सरकार फिर गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। नियम 193 में मतदान नहीं होता है। नियम 115, संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार इस नियम के तहत प्रदान किया गया है। संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्यों में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार किस नियम के तहत है? आंसर नियम 115 के तहत है। इसके बारे में संबंधित सदस्य या मंत्री को अपनी सफाई देनी होती है कि भाई त्रुटि क्यों हुई, ठीक है, भूलवश हो गई या जानबूझ के की। क्लियर हो गया? ठीक। अब कुछ शब्दावलियां आती हैं संसद के अंदर, संसदीय शब्दावलियां होती हैं, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजीज होती हैं, है ना, टर्मिनोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो ग्लोटिन होता है। क्या होता है? ये लिखने के लिए आते हैं मेंस में, इसमें मुख्य परीक्षा में। ग्लोटिन से आप क्या समझते हैं? बस इतना ही लिखा हुआ ग्लोटिन, अब उस पर लिखना है। संसद की कार्य मंत्रणा समिति, संसद की कार्य मंत्रणा समिति बजट सहित सभी अनुदान मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है, किंतु अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा न हुई हो उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है। अतः इस प्रक्रिया को, जिसमें अधिकांश मांगे बिना चर्चा के पास हो जाती हैं, उन्हें ग्लोटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम में नहीं होता भाई, सब पर चर्चा नहीं की जा सकती, बिना चर्चा के पास हो जाती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? गिलोटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या होता है वैसे गिलोटिन? भाई गिलोटिन का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में पढ़ें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिलोटिन? गिलोटिन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ढूंढिए ढूंढिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला अंतर प्रदन, अंतर प्रदन। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंटरपेलेशन से। किससे बनता है? इंटरपेलेशन या अंतर प्रदन। अंतर प्रदन क्या है? वह संसदीय प्रक्रिया जिसके तहत किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग की जाती है, अंतर प्रदन कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकार, संसदीय प्रक्रिया जिसके तहत किसी सरकारी अधिकारी, इससे सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग की जाती है, अंतर प्रदन कहलाता है। क्या बोला जी आपने गिलोटिन का मतलब? कागज काटने की मशीन, है ना, काट दिया उसमें सब, बिना चर्चा के ही क्या हो गया, सब पास हो गया, दैट इज गिलोटिन। बिना चर्चा के ही, क्योंकि समय नहीं था, बजट, मैंने कहा अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा ना हुई हो सारे रख दिए, वो क्या हो गए? मतदान के लिए रख दिए जाते हैं। अगला होता है बैठ जाना। अब आप बोलोगे यार बैठ जाने पे क्या लिखें, है ना, इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। बैठ जाना मतलब यील्डिंग द फ्लोर। जब अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक देता है या किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति देता है तो संसदीय भाषा में इसे बैठ जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्यादा, डेकोरम, मर्यादा, डेकोरम। विनम्र या स्वीकार्य व्यवहार करने को मर्यादा कहा जाता है। विनम्र या स्वीकार्य व्यवहार करने को क्या कहा जाता है? मर्यादा कहा जाता है। ध्यान रखना पड़ता है भाई डेकोरम का अंदर। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, फिर फालतू बात नहीं होगी। भले ही आप विपक्षी हो लेकिन आप फालतू बात नहीं करोगे, क्योंकि उनको समय दिया गया है। जब वो बोल रहे होंगे तो सभी लोग उसको क्या करेंगे, फिर भी बोलते हैं बीच बीच में, सुना होगा आपने, है ना। प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, ठीक है।
जब उन्हें बोलने का समय नियत है तो उस समय बीच में क्या नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक चलती रहती है, बाकी तो क्या बोलना। पक्ष त्याग, क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर। पक्ष त्याग मतलब क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर, जब सदन का कोई सदस्य उस दल को जिसमें वह निर्वाचित होकर आया है छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो इस कार्य को क्या बोलते हैं, पक्ष त्याग कहते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं। ठीक है। अगला है विप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से यूपीएससी में ही बना है, पीसीएस में ही बना है। विप, विप जारी कर दिया जी। विप क्या हुआ? यह किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किए जाने वाला आवश्यक निर्देश होता है जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कल माना फ्लोर टेस्टिंग है, विप जारी हो गया, राजनीतिक दल ने बोल दिया कल सब ने आना है और यही वाला बटन दबाना है, यस वाला, नो वाला मत दबाना। तब बाद में मत बोलना कि नो हो गया, सिखाया जाता है उनको। कई लोग क्या होता है पता नहीं हड़बड़ाहट में करते हैं, किस चीज में करते हैं। अब तो बटन होते हैं ना, पहले तो चौर सिस्टम था, तो अब यस और नो के बटन है तो यस वाला ही दबाना है। जब आप वोटिंग करेंगे तो तब ये मत बोलना कि जी मेरा ध्यान इधर था उधर था। विप जारी हो गया, अगर आपने विप के मतलब जारी होने के बाद अनुशासन नहीं बनाया, आपने अगेंस्ट वोटिंग कर दी या अगेंस्ट नो कर दिया यस की जगह, तो आपके विरुद्ध क्या होगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पेपर प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सब पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन बना, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है ना। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था आपसे, कौन सा, कि लोकसभा का उपसभापति किसका अध्यक्ष होता है, किस समिति का अध्यक्ष होता है? तो निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का होता है। ये क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश अगर आप पीसीएस दोगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लेवल दिखेगा क्वेश्चंस का। क्या दिखेगा? क्वेश्चंस का अच्छा लेवल दिखेगा। मेरे ख्याल से इसमें इतना ही। अब जो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको बता देता हूं कि अगले चैप्टर में आपने एब्सेंट नहीं होना है। अगला चैप्टर है स्टेट्स। क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की कार्यपालिका। अगर आपने भाग 5 ढंग से कर लिया है तो भाग 6 में आपको दिक्कत नहीं होनी है। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आना है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आना है, लोकसभा की जगह विधानसभा आना है, राज्यसभा की जगह विधान परिषद। ये शब्दों का चेंज होगा, कुछ आर्टिकल्स का नंबर का चेंज होगा, बाकी लगभग वैसे का वैसा ही। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या है, अगले लेक्चर में हम भाग संविधान के भाग 6 जिसमें कि 6 चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। अगर हमने यहाँ यूनियन जुडिशरी पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, तो यहाँ हमें हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बताया जाता है कि अगर आपने 6 भाग ढंग से कर लिए तो संविधान का आधा काम, मतलब जो आप ये पढ़ रहे हैं किताब, आधा काम आपका क्या हो गया, कुशलतापूर्वक। तो आधे क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछे जाते हैं, आधे बोला जाता है कि पीछे से 18 से पूछ लेगा, 17 से पूछ लेगा, 20 से पूछ लेगा, भाग 20, ठीक है, भाग 15 से पूछ लेगा। इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन कमीशन पर बनेंगे क्वेश्चन, तो वहां तक हम पहुंचेंगे, इलेक्शन से पहले ही पहुंचेंगे जल्दी। अब स्पीड इसके बाद क्या होती है, तेज होती है। जब भाग 6 खत्म हो जाएगा उसके बाद तेज स्पीड में क्या करते हो आप, पढ़ते हो। क्लियर हो गया? ठीक है।